हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके लिए आपका जो हम पाठ लेकर आ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ जनसंचार माध्यम, जिसका हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी था तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ क्लियर की थी कि मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करी हूँ। इस पहले पार्ट को मैं अलग अलग टॉपिक वाइज 4 पार्ट में डिवाइड करी। तो पहले पार्ट में हमने जहाँ देखा कि संचार के तत्व क्या हैं, संचार के प्रकार क्या हैं, संचार का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। अब हम लेकर आए हैं आज अपने पार्ट 1 यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम का जो पहला पार्ट है उसका पहला पार्ट जो हमारा जनसंचार माध्यम है उसका सेकेंड पार्ट। ध्यान रखिएगा, सेकेंड पार्ट है ये। इस सेकेंड पार्ट को आज हम पढ़ेंगे। अब इस सेकेंड पार्ट में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पहला है जनसंचार की विशेषताएं क्या होती हैं, दूसरा है संचार के कार्य, तीसरा जनसंचार के कार्य और भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। ये 4 टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जनसंचार की विशेषताएं और जनसंचार के कार्य ये पिछले साल कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। तो आपको एक चीज़ मैं और क्लियर कर देती हूँ कि जो ये हमारा, वैसे तो ये टॉपिक आपका क्लास 11th का है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें से क्लास 12th से भी रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, आपके बोर्ड पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी आप क्लास 11th में पढ़ोगे ध्यान रखना, इसे आपको क्लास 12th के बोर्ड पेपर तक याद रखना है। तो ये नहीं कि क्लास 11th में पढ़ लिया और यहीं का यहीं हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, ये आगे तक भी जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंचार की विशेषताएं क्या होती हैं। जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। अब जनसंचार में क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इस समय मैं आपसे जनसंचार ही तो कर रही हूँ, एक माध्यम का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। लेकिन इसका क्या है, फीडबैक तुरंत नहीं मिलेगा ना, क्योंकि लोगों तक पहुँचेगा तब लोग इसको फीडबैक देंगे, तब हम तक पहुँचेगा। यही होगा ना। आप लोग पहले वीडियो को देखोगे, देखने के बाद फिर आपका जो कोई भी फीडबैक है उसे आप कमेंट में दोगे, तो तुरंत तो मिला नहीं, उसमें टाइम लगा। जनसंचार में श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। व्यापक होता है मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। पंचमेल का मतलब क्या है, कोई किसी थिंकिंग का है, कोई किसी थिंकिंग का है, कोई किसी वर्ग का है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी जाति का है। तो मतलब एक पंचमेल यानी कि सब कुछ मिला जुला होता है उसके अंदर। जैसे किसी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी होता है और गरीब वर्ग भी होता है, शहरी और ग्रामीण भी होता है, पुरुष भी और महिला भी है, युवा तथा वृद्ध भी है। लेकिन सभी एक ही समय पर टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। समझ में आया पंचमेल क्यों कहा गया? क्योंकि अलग अलग वर्ग के, अलग अलग लिंग के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी मिलकर एक काम में देखते हैं। ये होती है जनसंचार की विशेषता। नेक्स्ट, इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या हुआ कि जब हम अंतर व्यक्तिक करते हैं, जब हम 2 लोगों से बात कर रहे होते हैं या समूह में बात कर रहे होते हैं, तो कुछ एक सीमित दायरा होता है। लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का एक सीमित दायरा है। हम 2 लोगों के साथ बात कर रहे हैं या मुश्किल से 10 या 12, 15 लोगों के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन जनसंचार में क्या है, इसका दायरा सीमित नहीं होता है, ये असीमित होता है। ये कुछ हजारों में हो सकता है, लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, अरबों में हो सकता है। मतलब हम एक साथ इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए होता है। किसी मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आप जब समूह संचार करते हो तो आप अपने स्कूल के खाली जो आपके हम उम्र बच्चे हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सभी के लिए है। जनसंचार संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। अब क्या होता है, जो जनसंचार में होता है ना, अब मैं संचारक और आप प्राप्तकर्ता,
हम दोनों के बीच सीधा कम्युनिकेशन नहीं है, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे पर्सनली तौर पे जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक सार्वजनिक तौर पे, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आकर मैंने हिंदी पढ़ाया और आप लोगों को मेरे को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, इसलिए आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो। सिंपल सी एक चीज़ है ना। तो मेरी एक सार्वजनिक भूमिका बनी हुई है, मेरी एक सार्वजनिक पहचान बनी हुई है, और उसी के ज़रिए आप मुझे पहचानते हो। और इसीलिए जब हिंदी का एग्ज़ाम आता है तब आप हमें खोजते हैं कि मैम की वीडियो देखकर हम पढ़ सकते हैं, है ना। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अब हम किसी एक संगठन के ज़रिए, जैसे कि हम आपको जब पहले पढ़ाते थे तो हम किसी एक संगठन के ज़रिए पढ़ाते थे, तो एक औपचारिक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से प्रकाशित किया जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से इंटरनेट में क्या है, पहले आप मुझे किसी और संगठन के ज़रिए जानते थे, लेकिन आज आप मुझे मेरे चैनल के ज़रिए जानते हैं। तो इस तरीके से हम किसी न किसी संगठन के ज़रिए ही आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। अभी हम क्या है, इंटरनेट के ज़रिए। अब इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं हो तो क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे? आप बताओ, नहीं हो पाएगा ना, आप मेरे वीडियोज़ नहीं देख पाओगे। जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल यानी गेटकीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो संचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित या निर्धारित करता है। अब जैसे यहाँ पर है, अब हमारा आप जो वीडियो देख रहे हो ये यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हो। यूट्यूब जो है वो प्रकाशित होने वाले जितने भी इस पर प्रसारित होने वाले वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पे, अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट होता है या कॉपी कंटेंट होता है तो वो उस पर तुरंत स्ट्राइक लगाता है। आप वो कंटेंट अपने चैनल पर प्रसारित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब क्या है, वो एक गेट कीपर का काम कर रहा है। उसी तरह समाचार पत्रों में क्या होता है, जो संपादक होता है वो ये देखता है कि ये घटना समाचार बनने लायक है या नहीं है, इसमें क्या मिस्टेक है, क्या सुधार करके या एडिटिंग करके इस खबर को छापा जा सकता है। तो ये सभी क्या है, ये द्वारपाल या गेट कीपरों का काम करते हैं। अब हर एक जनसंचार माध्यम में अलग अलग तरह के गेट कीपर्स होते हैं। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब हो, समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, सिनेमा हो, वहाँ पर जो लोग भी कार्यरत रहते हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे आप सिनेमा में हैं, सिनेमा में सेंसर बोर्ड है, वो चीज़ें पिक्चर्स देखता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि ये आपका आपत्तिजनक सीन है, इसे आपको काटना है, आपत्तिजनक लैंग्वेज है, इसे आपको काटना है, ये फिल्म ए ग्रेड में है, आप ए ग्रेड में करोगे, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले बच्चे ही इसे देख सकते हैं, उसके नीचे वाले नहीं देख सकते हैं। तो इस तरीके से हर जगह जो है अलग अलग संस्थाओं में और अलग अलग तरीके के गेट कीपर्स काम करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह की खबरें छापी जाएंगी या प्रसारित करी जाएंगी। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण और प्रकाशन की इजाज़त दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, उनके गेटकीपर्स ये ध्यान रखें कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को न प्रकाशित किया जाए न प्रसारित किया जाए। आचार संहिता के अंतर्गत होना चाहिए, यानी कि किसी भी खबर या बात से किसी की ये भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं संचार के कार्य पे। ठीक है, अब संचार के कार्य क्या है? आप अपने रोजमर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं। निश्चय ही आप उसके उपयोग और कार्यों से बहुत हद तक परिचित हैं। संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं। इनमें से कुछ कार्यों को हम यहाँ रेखांकित कर रहे हैं। तो समझ में आया? हम डेली संचार करते हैं, हम जनसंचार की बात नहीं कर रहे हैं। आप अंतः व्यक्ति, अंतर व्यक्ति, सांकेतिक, मौखिक, अमौखिक बहुत तरीके से संचार करते हैं हम डेली लाइफ में। हर पल हर घंटे हम इस तरह का संचार कर रहे होता है ना। तो अब इनका कार्य क्या है? बहुत सारे कार्य होते हैं और इनसे हम परिचित भी हैं काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ कार्यों को हम यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए।
संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताबें मांगने के लिए। तो संचार का पहला कार्य क्या होता है कि मुझे अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है या हासिल करनी है तो हम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं मम्मी खाना दे दो, तो खाना प्राप्त करने के लिए करते हैं। आप अपने मित्र से संचार करते हैं कि उसके नोट्स आपको मिल जाएं, उसकी बुक्स आपको मिल जाए। नियंत्रण, संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। घर में आप कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, ये सारे तौर तरीके मम्मी पापा के जरिए आपको सिखाए जाते हैं। बोलने का तरीका, खाने का तरीका, क्लास में आपको काम पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, ये सारी शिक्षकों द्वारा बताया जाता है। तो हम संचार के माध्यम से दूसरों के व्यवहार में सुधार भी ला सकते हैं और उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। तीसरा है आपका सूचना। कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी संचार का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए हमें, अब अभी आप घर पर हो, मम्मा पापा घर पर नहीं है, किसी का फ़ोन आए या कोई आए, तो आप उनकी गैर मौजूदगी में आप उस आने वाले व्यक्ति से सूचना ले तो लोगे, लेकिन जब मम्मी पापा आएंगे तो आप उनको वो सूचना दोगे भी। तो इस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भी हम संचार का इस्तेमाल करते हैं। अभिव्यक्ति, संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। यानी कि अपने मन की बात को हम दूसरों तक रखते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए भी कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, इस बारे में हमारी क्या राय है, ये सब भी हम संचार के माध्यम से ही करते हैं। सामाजिक संपर्क, संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप एक समूह में प्रवेश कर रहे हो, उस जगह भी आप अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए संचार का इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक संपर्क, क्योंकि आप समाज के संपर्क में आ रहे हो। आप जहाँ रहते हो वहाँ के आस पड़ोस लोगों के साथ मिलना, बैठना, बोलना, हंसना, ये सभी भी संचार के जरिए ही हम करते हैं। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। हमारे अंदर कोई अगर परेशानी है, कुछ है, तो उसको भी दूर करने के लिए हम संचार का इस्तेमाल करते हैं। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। अब कोई चीज़ हमको अच्छी लगी तो हम उसको अच्छा बताने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी संचार है। बुरी हमें नहीं पसंद आई, इसमें कोई कमी है, तो वो भी हम बताने के लिए ही संचार का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। अब भूमिका को पूरा करने के लिए मान लीजिए आप अपने घर में आप एक पुत्र की भूमिका में हैं, तो पुत्र की भूमिका के रूप में या पुत्री की भूमिका के रूप में आप मम्मी पापा की हेल्प कर सकते हो, उनकी बातों को सही तरीके से समझने का काम कर सकते हो। तो अपनी भूमिका को पूरी तरीके से क्लैरिफाई या साबित करने के लिए भी हम संचार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर के रूप में हैं, एक जज के रूप में हैं, अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। तो समझ में आया? जैसे मैंने बताया, घर में आप एक पुत्र के रूप में हो तो उस तरीके से संचार करते हो। आप समाज में जब आओगे, पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे, एक डॉक्टर बन जाओगे, तब आपकी भूमिका अलग हो जाएगी। आप जज बन जाओगे तो आपकी भूमिका अलग हो जाएगी। तो उसी तरीके से समाज में आप किस तरीके से समाज में अपनी पोजीशन रखते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर कार्य करेंगे। अब आ जाते हैं हम जनसंचार के कार्य पे। जनसंचार के कार्य, अभी हमने संचार के कार्य देखे, ठीक है। अब जनसंचार के, अब जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन, एक साथ हम हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ जब हम संपर्क करते हैं, तो उस जनसंचार का क्या कार्य होता है। संचार का कार्य, संचार आपको समझ में आया, संचार क्या होता है, अंतः व्यक्तिक होता है, अंतर व्यक्तिक होता है, समूह संपर्क के लिए होता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन या जनसंचार, यहाँ पर हम कुछ लोगों के साथ नहीं, हम हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है। सूचना देना, पहला क्या है, सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उसके जरिए ही दुनिया भर की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। तो समझ में आया कि
हम किसी को कोई सूचना दे रहे हैं या सूचना प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी हम किसके जरिए करते हैं? जनसंचार माध्यम के जरिए ही करते हैं। फिर दूसरा है शिक्षित करना। क्या है? शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका आज जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से ये आश्रय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उनके प्रति सजग बनाने से। शिक्षित करने का यहाँ तात्पर्य क्या है? किसी को शिक्षा देना नहीं, आवासा पढ़ाना नहीं है। यहाँ पर क्या हमारा कार्य है जनसंचार के माध्यम से कि देश दुनिया में क्या चीज़ घटित हो रही है इसके बारे में। अब जैसे इस समय है, इस समय मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको शिक्षित कर रही हूँ। मास कम्युनिकेशन के बारे में जो आपके सिलेबस में है, मैं उसे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या कर रही हूँ? शिक्षित कर रही हूँ। फिर आते हैं मनोरंजन करना। तीसरा हमारा क्या है? मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम। जब हम बोर हो रहे होते हैं, आजकल तो सबसे अच्छा तरीका है फ़ोन उठाइए और रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर दीजिए। हम लोग वो करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले चले जाएंगे, लोग रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। बहुत सारे साधन हैं जो हमारे मनोरंजन के हैं। एजेंडा तय करना। चौथा क्या है हमारा? एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे की प्रमुखता को उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते। अब जान लीजिए कि समाज में अगर कोई घटना घटित हो, जैसे हमारे समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। बहुत ही फेमस एक जो रहा वो निर्भया हत्याकांड, आप लोगों को याद होगा। मीडिया ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई। क्यों निभाई? देखिए क्या हुआ कि जब ये घटना घटी तो बस सिर्फ एक FIR दर्ज हुई और घटना के तौर पे हो गई, लेकिन जब समाचार एजेंसीज को उसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने इसकी खबर पूरे देश में फैलाई। लोगों के बीच उसके बीच में सारी चीज़ों को रखा और लोगों ने अपनी एक राय बनाई। उस पर एक मुहिम सी चला दी गई, जिसकी वजह से सरकार को बहुत ही ज़्यादा जो है एक मजबूर होकर इस पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बैठाए गए और जल्द से जल्द उस पर फैसला लेने की प्रक्रिया भी की गई, है ना। तो ऐसे बहुत से मुद्दे घटित हो जाते हैं हमारे समाज में, जिस पे जो है लोगों का राय, क्योंकि हम तक जो है घटना की खबर कैसे पहुंच रही है? टेलीविज़न के ज़रिए पहुंच रही है, समाचारों के ज़रिए, पत्रों के ज़रिए पहुंच रही है। तो वो समाचार पत्र या टेलीविज़न हमारे दिमाग में उनकी जो तस्वीरें हैं वो क्लियर करते हैं और वो तब हमारी एक राय बनती है। जब हमारी ये राय बनती है तो फिर क्या होता है? हम फिर जो है सरकार भी उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। तो उसको कहते हैं एजेंडा तय करना। फिर है निगरानी करना। पांचवा क्या है? निगरानी करना। जनसंचार माध्यम किसी सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखते हैं। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जाती है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है। अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए सरकार, हमारे सभी लोग के हम लोग के यहाँ सरकार हर स्टेट में अलग है, सेंट्रल में अलग है। अगर उनके द्वारा कोई एक कार्य किया जा रहा है, उनमें कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उन सब पर भी ये जनसंचार माध्यम नज़र रखते हैं और उनमें अगर कोई गलतियां हैं, कुछ हैं, तो हमारे सामने उजागर करते हैं, ताकि सरकार पर निगरानी रखते हैं। तो सरकार भी इस चीज़ से सतर्क रहती है, अगर हम कुछ गड़बड़ी करेंगे तो ये लोग हमारे बारे में जो है सभी लोगों को बता देंगे। तो एक तरीके से ये माध्यम जो है वो क्या करते हैं? संगठनों और संस्थाओं पर निगाह रखते हैं। सिर्फ सरकार पर नहीं, जो गैर सरकारी संस्था होती है या सरकार के अंडरटेकिंग जो संस्थाएं होती है, उन सभी पर निगरानी रखती है कि किसी तरीके से कोई गलत कार्य नहीं करने पाए।
छठा है विचार विमर्श के मंच देता है। बात सही है, हम सभी के विचार विमर्श का कैसे मंच देता है अभी आपको बताते हैं। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र के विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। अब क्या होता है, अब मान लीजिए कोई एक मुद्दा आया सामने, ठीक है, उस पे हमारी जो प्रक्रिया हमने कमेंट्स पे दी या हमने उस वीडियो के नीचे अपना एक वीडियो बनाकर कनेक्ट करके टांग दिया, बता दिया, फिर ट्विटर पे, जैसे आजकल ट्विटर हैंडल्स बहुत चलते हैं, उन पर बता दिया, इंस्टाग्राम पे बता दिया। तो ये सभी जो जनसंचार के माध्यम, जो सोशल मीडिया के आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ज़रिए क्या हो रहा है, हम अगर कोई चीज़ हमें जैसी लग रही है, हम उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, फिर उसके बारे में कोई दूसरा विचार व्यक्त कर रहा है, फिर हम उसकी चीज़ का जवाब दे रहे हैं। तो एक तरीके से विचार विमर्श जो है किसी मुद्दे पर, वो जनसंचार के माध्यम में होता है। इस जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं, इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करता है। तो समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ जो रहता है, वहां पर पाठक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इंटरनेट में हम अपने वीडियोस या अपनी बातों को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। रेडियो में इंटरव्यू के जरिए व्यक्त की जा सकती है, टेलीविजन में इंटरव्यू के जरिए व्यक्त की जा सकती है। तो बहुत सभी जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं, उनमें हम अब ये सभी प्लेटफॉर्म जो हैं वो क्या करते हैं, लोगों के बीच विचार विमर्श के लिए अपना एक जो है प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करते हैं कि लोग इसमें अपना विचार रखें, दोनों के लोगों के बीच बहुत तरह लोगों के विचार आएँ, उन पर बात हो, डिस्कशन हो, इनका एक ये प्रमुख कार्य रहता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। अब यहाँ से याद रखिएगा, हम आगे जो भी ये पढ़ रहे हैं, हमारा इस वीडियो का तो हमारा लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो हमारे रहेंगे जनसंचार माध्यम, जिसमें हमारा समाचार पत्र, रेडियो, ये सारे पढ़ेंगे। लेकिन इन सारे माध्यमों का विकास भारत में किस तरीके से हुआ है, पहले ये जानना जरूरी है। भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं, उनकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हों, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। आप इंटरनेट ले लो, टेलीविजन ले लो, ये हमेशा हमें पाश्चात्य देशों से ही मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश का जनसंचार माध्यम जो है नहीं रहा, इसका भी बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। बड़ी सहजता के साथ इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं। पौराणिक काल में चले जाइए कि उनके बहुत सारे ऐसे पात्र हमें देखने को मिलेंगे जो जनसंचार किया करते थे, जैसे देवर्षि नारद मुनि के बारे में आप लोग सुना, जो बोलते थे एक तारा लेकर नारायण नारायण बोला करते थे ना, उनकी बात हो रही है। को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। वो वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे, यानी कि जो धरती के लोग थे उनका संवाद देवताओं तक पहुंचाना, देवताओं का संदेश मनुष्यों तक पहुंचाने का कार्य कौन करते थे? देवर्षि नारद मुनि किया करते थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उनका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, वह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है। अब देखिए क्या है, जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था तो युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र नहीं गए, महारानी गांधारी नहीं गई, लेकिन उनके 100 पुत्र इस युद्ध में शामिल थे। तो पिता माता होने के चक्कर में उनको भाई बहुत ही ज्यादा टेंशन थी इस चीज के लिए। तो संजय को जो है एक दिव्य शक्ति प्राप्त थी कि वो लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे, आंखें बंद करते थे और जो भी युद्ध क्षेत्र में हो रहा था वो सभी चीजें जो है वर्वली धृतराष्ट्र को और रानी गांधारी को बताया करते थे, क्योंकि वो दोनों ही तो ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे। तो संजय जो है वो सारी चीजें बताया करते थे। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। बाद में अब आप देखा जाइए
अब क्या होता था, एक राज्य है, राज्य में एक राजा राज्य कर रहा है, अब उसने अगर कोई संदेश दिया, कोई योजना बनाई, तो उन सारी योजनाओं या संदेश को पूरी प्रजा तक पहुंचाने के लिए जो है बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते थे नहीं। तो इस तरीके से ये भी एक जनसंचार का माध्यम ही था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक व तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों के संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। अब क्या हुआ, जब सम्राट अशोक आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया कि नहीं किया? तो उसके लिए कितने शिलालेख हुए। शिलालेख का मतलब जानते हो ना, पत्थरों पर खोद कर लिखना। तब पहले ताम्रपत्र लिखे जाते थे, ताम्रपत्र यानी कि पत्तों पर लेख लिखा जाता था। होता था कि नहीं होता था? तो इस तरीके से भी कम्युनिकेशन किए जाते थे पौराणिक कालों में। बाकायदा रोजनामचा लिखने के लिए क्या है, रोजनामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। यानी कि डेली जो भी योजनाएं बन रही हैं, जैसे मान लीजिए दरबार लगा, दरबार में जिन चीज़ों का डिस्कशन हुआ उनके मिनट्स लिखना और लोगों तक उन सारी बातों को पहुंचाने का, लिखने का कार्य और पहुंचाने का कार्य भी सुव्यवस्थित ढंग से किया जाने लगा। पहले तो क्या होता था, वर्बली होता था, लेकिन फिर एक सुचारू व्यवस्था की गई इसके बारे में। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही कि राजदरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही। तो ये सारी चीजें सिर्फ राजदरबार तक नहीं रही, लोगों के बीच भी ऐसे जनसंचार के बहुत से माध्यम थे। वो क्या थे, इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल में ही मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिकल, जिस समय से हमारा जो वो काल जब हमारा कोई एक लिखित इतिहास नहीं है। वो क्या होता था, आप जो गुफाओं में जाओ वहाँ पर भित्ति चित्र बने मिल रहे हैं, वो जो पिक्चर्स बने मिलते हैं ना, उनसे हमें इन सारी चीज़ों का पता चलता है। वो प्री हिस्टोरिक काल है जहाँ पर हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन हम ये सारी चीज़ें बनाना जानते थे। भीमबेटका की गुफा चित्र इसके प्रमाण है। आप कभी भी मध्य प्रदेश आएंगे तो भोपाल के पास में आपको भीमबेटका गुफाएं मिलेंगी। महाभारत काल में वहाँ पर पांडवों ने कुछ समय बिताया था, तो वहाँ पर जो है कहते हैं बहुत सारे चित्र हैं। मैंने खुद भी वहाँ पर जाकर देखा हुआ है। उन गुफाओं में लिटरली जो है वो पिक्चर्स बने हुए हैं। वो आपके कब के हैं, प्रागैतिहासिक। अब वो प्रागैतिहासिक काल में उन लोगों ने जो बनाए उन्हें हम आज देख रहे हैं ना, तो ये भी एक संचार का माध्यम है कि उस समय के लोग क्या करते थे, क्या सोचते थे, वो हम आज देख पा रहे हैं। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती रही। अब देखिए, आप लोगों ने अगर कठपुतली ना देखी हो, कठपुतली में भी जब होता है तो क्या होता है, बड़े बड़े जो राजा हैं, जो वीर क्या कहते हैं समाज सुधारक वगैरह रहे, उन सभी की कथाएं दिखाई जाती, कठपुतली के माध्यम से दिखाई जाती हैं कि नहीं दिखाई जाती है। तो उनके बारे में भी हमें इन सारी चीज़ों से पता चलता है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न नाट्य रूपों, कथावाचक, बाउल, साग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्ष ज्ञान आदि इनके विशेष महत्व। हर क्षेत्र के अपनी नाट्य शैलियाँ हैं, अपनी लोक कथाएं हैं, अपनी लोकगीत हैं। इन सभी के जरिए क्या है, लोगों की बात एक बार दूसरों तक पहुंचाई जाती है। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का भी काम करते थे। अब मान लीजिए, जैसे अब रानी लक्ष्मीबाई के समय में चले जाइए। रानी लक्ष्मीबाई जी जो है वो बहुत ही वीरांगना थी, सब कुछ था। तो उनके राज्य में, यानी कि झांसी के राज्य में जो भी लोग गायक रहे या जो है कठपुतली वाले रहे, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। देखकर उन्होंने क्या किया, फिर जब वो दूसरे राज्य में गए तो वहाँ पर उन्होंने रानी लक्ष्मी जी की वीर गाथाओं को गाना शुरू करा, उनकी बहादुरी के बारे में बताना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लोगों को, बहुत सारे और लोगों को जानने का मौका मिला। तो ये भी क्या हुआ, जनसंचार हुआ। जनसंचार के आधुनिक माध्यम के रूप में निश्चित ही अंग्रेजों से मिले हैं। अब जो आधुनिक माध्यम आ जाइए, जिनमें समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, ये सभी हमें पाश्चात्य देशों से प्राप्त हुए हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए हैं।
इन हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। तो पहले शुरुआत में क्या था, अंग्रेज जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे हमने भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये आज हमारी विरासत को संजोने के एक तरीके बन गए। हमारे यहाँ क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। चाहे फिल्में हों या टीवी सीरियल्स हों, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा आज से परिचालित होने लगते हैं। इसीलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही है। तो समझ में आया ना, कहने का तात्पर्य है कि ये मूल रूप में हमें जैसे प्राप्त हुए जरूर ही पाश्चात्य थे, लेकिन इनके अंदर हमने अपनी भारतीयता को भर दिया है ना। वैसे तो मिले तो अंग्रेजी रूप में थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसमें अपनी भारतीयता का सारा सार रूप भर दिया। चूंकि उनकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है, इसीलिए जहां तक शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। तो जनसंचार माध्यम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी सांस्कृतिक, ये क्या कर रहे हैं, ये सरकार हो या लोग हो, इन लोगों की भी एक अपना मत एकत्र करता है, एक अपना एक मत बनाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है। जो आजकल जनसंचार के माध्यम चल रहे हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा अभी प्रेजेंट रूप में प्रचलित हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। क्या है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। ठीक है, तो यही हमारे मेन जनसंचार माध्यम है जो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन सारी जितने भी जनसंचार माध्यम है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, इंटरनेट हो, इनमें जितनी भी सामग्री जो छप रही है या प्रकाशित या प्रसारित हो रही है, वो सभी क्या कर रही है, वो एक तरीके से हम लोगों का एक मत बनाने के अब मान लीजिए कोई शासक अगर अच्छा कार्य नहीं करता तो उसके मामले में भी हमारा मत बनता है, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके बारे में मत बनता है, क्योंकि ये जितने भी जनसंचार माध्यम हैं, ये शासकों द्वारा किए गए कार्यों को हम तक पहुंचाते हैं कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये आदेश दिया, उन्होंने वो काम किया, तो उस शासक के बारे में हमारा एक मत बनता है ना, हम उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं और उसी तरीके से हम आगे कार्य करते हैं। तो ये तो हमारा आज जो है जनसंचार माध्यम का जो हमारा सेकेंड पार्ट था, 4 में से जो हमारा सेकेंड पार्ट था, हमने 4 पार्ट की बात करी थी, तो सेकेंड पार्ट हमने यहाँ खत्म कर दिया। अब जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उस थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अपने जनसंचार माध्यमों, जिसमें समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो हैं, टेलीविजन है, इंटरनेट है, सिनेमा है, इन सभी माध्यमों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट के साथ जनसंचार माध्यम के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।